Hello students, welcome to Upasana ma'am sociology classes. I hope all of you are fine and preparing for your upcoming exam. So UGC नेट का एग्ज़ाम जो अभी दोबारा होने वाला है, जो नेट जून साइकिल का होने वाला है, उसका डेट नोटिफिकेशन आ गया है। अगस्त 26 से लेके सितंबर 4 के बीच में होने वाला है। तो बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे रिवीजन बोला है, यूनिट वाइज रिवीजन के लिए बोला है, तो वही मैं कर रही हूँ। और यूनिट 1 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से तुम्हारा कम से कम 20-25 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ऑल्दो मैं ये भी बता दूँ कि हमारे यूनिट 1 में जो 26 थिंकर्स है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनका जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, बुक्स है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, कीवर्ड्स है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से बहुत सारे आते हैं। तो ये जो यूनिट 1 अगर आप सिलेबस में देखोगे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले के 3 पार्ट जो है ऑलरेडी हमारा हो चुका है, वो आप लोग देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके रिवीजन में। और आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ पार्ट 4। सो पार्ट 4 जो है हमारा, पार्ट 4 है ऑन पोस्ट मॉडर्निज़म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज़म के जितने थिंकर्स है वो, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, सो इसको लेके आज का मतलब जितने भी 6 आई थिंक थिंकर्स है उनको हमें पढ़ना है। तो ये 6 थिंकर्स, ये जो थ्योरीज है इसके अंदर आते हैं। सो जहाँ पे मैं और एक चीज़ आप लोग को बताती हूँ कि जहाँ पे पोस्ट आ गया, कोई भी थ्योरी के आगे अगर पोस्ट आ जाता है तो डैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे मान लो मॉडर्निज्म थ्योरी हम सब पढ़ते हैं, तो मॉडर्निज्म थ्योरी को पोस्ट मॉडर्निज्म जब आ गया दैट मीन्स मॉडर्निज्म थ्योरी को ये पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसाइज कर रहा है। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर दोज थिंकर्स हु आर क्रिटिसाइजिंग द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आर दोज थिंकर्स हु आर क्रिटिसाइजिंग द post structuralism theory, and post colonialist are those thinkers who are criticizing the colonialism theory। और जहाँ पे तुम्हारा न्यू शब्द आ जाता है तो न्यू मतलब एग्जिस्टिंग थ्योरी में कुछ नया ऐड करना। जैसे मान लो न्यू मार्क्सिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म। तो ये क्या हो गया कि फंक्शनलिज्म में हम कुछ चीज़ें हमें ऐड करना है, तो इसलिए हमने न्यू डाल दिया। उसमें वो लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, बट जहाँ पे पोस्ट आ गया तो मीन्स वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे कितने थिंकर्स है, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हमारे 6 थिंकर्स है। तो सबसे पहले वाले जो थिंकर है वो है एडवर्ड सेड, और इनका जन्म हुआ था 1935 और ही डाइड इन 2003। तो एडवर्ड सेड मैं बता दूँ ये कौन से उसमें आएंगे, इनका पर्सपेक्टिव है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम एडवर्ड सेड को रखते हैं। तो एडवर्ड सेड वॉज अ पैलेस्टीनियन अमेरिकन एकेडमिक, लिटरेरी क्रिटिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ओके, वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था पैलेस्टाइन में। सो पैलेस्टाइन में उनका जन्म हुआ था। वो एक लिटरेरी क्रिटिक थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ही वॉज अ पोस्ट कॉलोनियल थिंकर फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म। सो आई थिंक आप लोग को पता है ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंट ये दो होते हैं, एक होते हैं ओरिएंटलिस्ट, दूसरे होते हैं ऑक्सीडेंट। सो ओरिएंटलिस्ट कौन है? ओरिएंटलिस्ट जो हम हैं, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है या फिर जो जो कॉलोनीज थे यूरोप के, तो वो सारे कंट्रीज़ हमारे ओरिएंटलिस्ट कंट्रीज़ हो जाते हैं। और ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ हमारे यूरोप, अमेरिका, ये सब ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ होते हैं। सो ये ओरिएंटलिज्म जो थ्योरी है वो हमारे एडवर्ड सेड ने दिया है। So there is a constant process of creating the self and the other. He gives 3 types of violence: the violence of the essentialism, epistemic violence and the violence of apprehension। तो ये जो की टर्म्स है इनको ज़रूर याद रखना कि जो हमारे एडवर्ड सेड है, बल्कि एडवर्ड सेड से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। आपको थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म उनका अच्छे से याद रखना है, ओरिएंट ऑक्सीडेंट के बारे में आपको पता होना है, प्लस उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं वो आपको याद रखना है। सो दिस इज़ वन एक्स्ट्रा थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि उन्होंने वायलेंस के बारे में बात किया है, और वायलेंस उन्होंने 3 टाइप के बोले हैं। तो वो 3 टाइप ऑफ वायलेंस क्या है? द वायलेंस ऑफ एसेंशियलिज्म, एपिस्टेमेटिक वायलेंस एंड द वायलेंस ऑफ एप्रीहेंशन। और फिर ओरिएंट और ऑक्सीडेंट के बारे में वो बात करते हैं। हिज बुक इज़ ऑन पैलेस्टीनियन वायलेंस। तो पैलेस्टीन में जो वार हुआ था उसके ऊपर, जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। तो यहाँ पे हिंदी में भी आपको दे रखा है, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू लाइन बाय लाइन इन हिंदी, पर आपको PDF मिल जाएगा तो आप
उस हिंदी में भी इसको देख लेना। फिर उसके बाद इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स आप याद कर लो। सबसे पहले ओरिएंटलिज्म 1978, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन 1979, कवरिंग इस्लाम, हाउ द मीडिया एंड द एक्सपर्ट्स डिटरमाइन हाउ वी सी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1981, ब्लेमिंग द विक्टिम्स, प्लारियस स्कॉलरशिप एंड द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन 1988, द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्पोजिशन 1994। सो ये इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स है। ओके, सो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद और भी बुक्स है, पीस एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स, एसे ऑन पैलेस्टाइन इन द मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस 1995, द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक 1983, नेशनलिज्म, कोलोनियलिज्म एंड लिटरेचर, ईट्स एंड डीकोलोनाइजेशन 1988, म्यूजिकल इलाबोरेशंस 1991, कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म 1993, हिज ऑटोग्राफी आउट ऑफ पीस 1999। सो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी ये जो बुक्स है उनके की टर्म्स से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, सो इम्पेरियलिज्म कल्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया तो आपको अगर वो क्लिक रहेगा कि ये बुक हमारे एडवर्ड सेड ने लिखा है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो इसीलिए बुक्स को भी अच्छे से मिस मत करना, एक बार अच्छे से इनको भी देख लेना। ओके, देन नेक्स्ट थिंकर इज पियर बोर्डियो। सो पियर बोर्डियो हमारे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स में आएंगे। सो पियर बोर्डियो वॉज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। सो ये फ्रांस के हैं, हु कंट्रीब्यूटेड टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक्स, हैव अचीव्ड वाइड इन्फ्लुएंस इन सेवरल एकेडमिक फील्ड्स। ही टॉक्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल, सोशल, कल्चरल एंड सिम्बॉलिक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पियर बोर्डियो है इन्होंने 3 टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में बताया है। वो क्या क्या है? सोशल, कल्चरल एंड सिम्बॉलिक। He talks about symbolic violence. Bourdieu focus on the dialectic relationship between objective and subjective phenomena and in order to overcome the objective subjective dilemma. So basically हमारे जो बोर्डियो है इन्होंने भी मैक्रो और माइक्रो दोनों एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके अपना थ्योरी दिया है। तभी तो इन्होंने इसमें दिया है ना कि बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, वो मैक्रो स्ट्रक्चर हो गया, और सब्जेक्टिव मतलब क्या, वो माइक्रो हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला के उन्होंने इस चीज़ को अपना थ्योरी को दिया है। So in order to bridge the gap between objectivity and subjectivity, he introduces the concept of field and habitus. So ये field habitus इनके बहुत important concept है। So field क्या है? Field is something which exists outside us, और habitus क्या है? वो inside। इंसानों के दिमाग में क्या होता है? habitus होता है। habitus exists in the mind of the people, while field exists outside the mind. field हमारे बाहर है, but habitus हमारे अंदर है। habitus is the micro thing, micro subjective, और field क्या है? macro, yes, objective, और जो हमारे बाहर है, outside, not inside us. So habitus and field together influence practice और choice of action. मान लो हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, यस तो मान लो मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ या कुछ भी हम एक्शन कर रहे हैं लाइफ में, तो वो एक्शन ये दोनों फील्ड और हैबिटस दोनों मिलके ही हमारा एक्शन होगा। मतलब मैं दिमाग से सोचूंगी और जो आउटसाइड मेरे फील्ड है वहाँ पे जाके मैं काम करूँगी, सो दोनों मिलके मेरा एक्शन बनेगा। So it is possible for people to have inappropriate habitus and superfluous what Bourdieu calls hysteresis. So कभी कभी क्या होता है कि हमारा फील्ड अलग होता है, मतलब हमारा हैबिटस एक डिफरेंट है पर हमारा फील्ड डिफरेंट हो जाता है। मान लो ऐसा होता है ना कभी कभी कि पीएचडी करके भी लोग आजकल क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, यस तो वो एक सुपरफ्लुअस मतलब इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग कैसा है और तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारा क्या फील्ड तुमने चूज़ किया, तो वो कभी कभी इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, तो उसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। ओके, सो वो संभव है कि लोगों में अनुपयुक्त आदाब हो और वो अनावश्यक हो, जिसे बोर्डियो हिस्टेरेसिस कहते हैं। ओके, और बोर्डियो ने और एक टर्म यूज़ किया है हेक्सिस करके। सो हेक्सिस दैट सिग्निफाई अ परमानेंट डिस्पोजिशन, अ ड्यूरेबल मैनर ऑफ स्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड देयर बाय फीलिंग एंड थिंकिंग। सो हेक्सिस क्या है? हेक्सिस जैसे मान लो ओमेन, जैसे ओमेन हमें क्या बचपन से सिखाया जाता है महिलाओं को कि आपको सर झुका के बात करनी है, लोगों के सामने आपको सर उठाना नहीं है। तो ये जो एक बचपन से आपका एक परमानेंट डिस्पोजिशन बन गया, तो इसलिए ज़्यादातर महिलाओं का देखना तुम उनका रीढ़ की हड्डी झुकी जाती है, वो हमेशा सर नीचे रख के ही बात करती हैं।
तो दैट इज़ अ वे, ड्यूरेबल मैनर ऑफ स्टैंडिंग, स्पीकिंग, फीलिंग, थिंकिंग, तो वो तुम्हारे दिमाग में बचपन से डाला जाता है तो तुम ऐसे हो जाते हो. So he also talked about social and cultural reproduction. Doxa is the rules that we follow while acting in a particular field. So doxa मतलब जो भी, मान लो मैं किसी particular field में हूँ, मान लो मैं teaching line में हूँ, तो मुझे ये doxa follow करना पड़ता है. doxa क्या है? वो rules regulations होते हैं. So he also given the theory of taste in his famous book Distinction. So Distinction भी इनकी एक famous किताब है जहाँ पे वो taste के बारे में बात करते हैं. Yes, टेस्ट मतलब स्वाद, स्वाद का सिद्धांत भी दिया है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्टिंक्शन में. द सोशल फंक्शन ऑफ एडुकेशन, और बोर्डियो जो है हमारे एडुकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन में हम बोर्डियो को भी पढ़ते हैं. बोर्डियो, डर्कहाइम, ये सब सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन में भी आते हैं. सो वो एक चीज़ बात करते हैं, कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. यस, द सोशल फंक्शन ऑफ एडुकेशन इज़ नथिंग बट द एलिमिनेशन प्रिंसिपल. सो कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या होता है तुम्हारे दिमाग में? यू नो, कल्चर इज समथिंग विच इज़ रिप्रोड्यूस, कल्चर इज समथिंग विच वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर. यस और नो? सो वो एक टर्म है जिसको मैं लिख देती हूँ अगर ये मेंशन नहीं है. सो कल्चरल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमारे बोर्डियो बात करते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. He talks of two types of kinship. Kinship भी दो तरीके के होते हैं. One is practical and the other is official kinship. His methodology is known as constructivist structuralism or structural constructivism or genetic structuralism. So ये जो terms है प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लेना. उनका जो methodology है, जिस तरीके से वो objective और subjective दोनों को मिला के अपना थ्योरी देते हैं, तो उस methodology को इन्होंने नाम दिया है constructivist structuralism या स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शनलिज्म या जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म. बोर्डियो's concept of reflexive sociology is about understanding our own self in order to understand the other in society. Okay? So reflexive sociology में क्या है? हमें अपने आप को समझना है, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सेल्फ, तभी हम सोसाइटी को या समाज को समझ पाएंगे. ठीक है? बोर्डियो की रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की अवधारणा समाज में दूसरों को समझने के लिए स्वयं को समझने के बारे में है. यस, तभी तो हम रिफ्लेक्शन करते रहते हैं ना, हमेशा कुछ भी काम करें उससे पहले हम सोचते हैं, वो करते हैं, देन वी डू आवर एक्शन. देन ये उनके इम्पॉर्टेंट किताब है, बुक्स है. डिस्टिंक्शन, अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट 1989, सिम्बॉल एंड लैंग्वेज एंड सिम्बॉलिक पावर 1991, द लव ऑफ आर्ट, यूरोपियन आर्ट म्यूजियम्स एंड देयर पब्लिक 1991, Forms of Capital 1986, The Logic of Practice 1980, Homo Academicus 1984, Practical Reason on the Theory of Action 1998, State, Nobility, Elite Schools in the Field of Power 1998, Acts of Resistance Against the Tyranny of the Market 1999, An Invitation to Reflexive Sociology 1992. ओके, सो ये इनके फेमस बुक्स है. सो अलॉन्ग विद यूरोप पब्लिकेशन आपको ये इन्हें ज़रूर याद करना है. सो उसके बाद हमारे और एक फेमस थिंकर है जिनके बारे में आप सब पढ़ते हैं, उनका नाम है हमारे मिचेल फुको. यस, ही इज़ अ वेरी फेमस पोस्ट मॉडर्न थिंकर, और इनका जन्म हुआ था 1926 में एंड ही डाइड इन 1984. एंड ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस. यस, पोइटलियर्स फ्रांस, एंड ही वॉज अ फिलोसोफर, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज़ एंड लिटरेरी क्रिटिक. सो फुको को इसलिए हम लोग देखते हैं कि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर भी जो पढ़ता है वो लोग फुको को भी पढ़ते हैं, ऐसा ना, क्योंकि वो एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे. Foucault's theories primarily address the relationship between power and knowledge and how they are used as a form of social control through societal institution. तो जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि कोई भी थिंकर को पढ़ो तो उनके साथ जो की टर्म्स हैं उनको ज़रूर आपको पढ़ना है. तो पावर, नॉलेज, ट्रूथ, डिस्कोर्स, यस, ये सारे जो टर्म्स हैं हम इनको फुको के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि पावर और नॉलेज के बारे में ये बात करते हैं कि पावर और नॉलेज जो है ये दोनों मिलके सोशल कंट्रोल का काम करता है. सो दो ऑफन साइटेड एज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट, फुको रिजेक्टेड दिस लेवल्स प्रेफरिंग टू प्रेजेंट हिज थॉट एज अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्निटी. सो बेसिकली हमारे फुको जो थे वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी थे, पोस्ट मॉडर्निस्ट भी थे, पर अपने आप को वो ये लेवल्स मतलब देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहे थे, ही वॉज अ क्रिटिकल, मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, मतलब मॉडर्निटी जो है उसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सो क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्निटी.
Foucault's central theme was to establish knowledge-power relationship. For his theory, he borrowed from various sources and integrated them into his central theme that knowledge gives powers. तो इनके हिसाब से knowledge क्या है? जिनके पास ज्ञान है वही, मतलब जो knowledgeable लोग हैं उन्हीं के पास power है, और पावर और नॉलेज जो है वो दोनों एक साथ इंटरलिंक है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं. सो वन कैन एक्सरसाइज एंड एक्सपांड दिस पावर थ्रू नॉलेज. अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम पावरफुल भी हो जाओगे. मान लो एक IAS ऑफिसर जो है वो पावरफुल है, क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है ना, उसने इतने साल पढ़ाई की, उसने इतना त्याग दिया, पढ़ लिख के वो इतना अच्छा पोजीशन लाया, तभी तो वो IAS ऑफिसर बना और तभी उसके पास इतना पावर है. सो पावर को इंक्रीज करने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है. और उनके हिसाब से पावर इज़ एवरीवेयर एंड कम्स फ्रॉम एवरीवेयर. सो इन दिस सेंस नाइदर एन एजेंसी नॉर अ स्ट्रक्चर. तो पावर उनके हिसाब से कोई एक एजेंसी या स्ट्रक्चर नहीं है. मतलब कोई मान लो पावर ऐसा नहीं है कि खाली स्टेट के पास है, या पावर ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास है. यस, एजेंसी मतलब माइक्रो एंड स्ट्रक्चर मतलब मैक्रो. तो ऐसा नहीं है, बट उनके हिसाब से पावर क्या है? पावर इज डिस्पर्स. पावर हर जगह है, एवरीवेयर. यस. सो डिस्कोर्स इज द इंस्टीट्यूशनलिस्ट वे ऑफ टॉकिंग एंड राइटिंग अबाउट रियलिटी. It is the way of thinking which is imposed indirectly into the minds of the people by certain institutions. तो डिस्कोर्स क्या है? ये शब्द बहुत आप लोग ने सुना होगा. हिंदी में मैंने ट्रांसलेट ही किया था तो इसको प्रवचन ही बोल रहे हैं, बट डिस्कोर्स. सो डिस्कोर्स एग्जिस्ट, मतलब प्रिवेलिंग डिस्कोर्स ऑफ द सोसाइटी. यस. सो डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स ये बनाता कौन है? जो हमारे समाज के नॉलेजेबल और पावरफुल लोग होते हैं वही तो एक डिस्कोर्स बनाते हैं ना एक समाज का, और उसी को लोग मानते हैं. वो प्रिवेलिंग बन जाता है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो मतलब और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, इम्पोज हो जाता है समाज में. जैसे मान लो पहले क्या था, हमारा होमोसेक्सुअलिटी इलीगल या एबनॉर्मल ये माना जाता था. बट अभी होमोसेक्सुअलिटी को हम नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सर्टेन इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारा लीगल इंस्टीट्यूशन है, वो भी उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है. जो नॉलेजेबल पावरफुल लोग हैं वो भी उनके बारे में बात करते हैं. तो एक एग्जिस्टिंग जो समाज में एक प्रिवेलेंट ट्रूथ एक पॉइंट ऑफ टाइम में चल रहा है, उसी को हम डिस्कोर्स बोलते हैं. So governmentality, the approach to the study of power that emphasizes the governing of people's conduct through positive means rather than the sovereign powers to formulate the law. So governmentality मतलब क्या है? जो हम लोग इस समाज के नागरिक है. We are all citizens of a state. Yes, of a state or country. So हम citizens है तो हमें जो हमारा स्टेट का गवर्नमेंट है वो रूल करता है. मान लो बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस है जिसके थ्रू हमें सोशल कंट्रोल एक हो रहा है और हम मानते हैं और फॉलो करते हैं. सो दैट इज़ गवर्नमेंटलिटी. अब वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए हमारे दो तरीके होते हैं, वो तो आप लोग को पता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके के होते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो सिटीजन्स है वो समाज में अच्छे से रहते हैं. नाउ फूको ने 3 टाइप ऑफ पावर के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ पावर? सबसे पहला वाला है हमारा सोवरियन पावर, सेकेंड इज डिसिप्लिनरी पावर, एंड थर्ड इज थर्ड वाला है हमारा बायो पावर. तो ये सोवरियन पावर क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं हमारा संप्रभु शक्ति. सो सोवरियन पावर बेसिकली वही पावर होता है जो गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे पुलिस, मिलिट्री, लॉ, यस, जुडिशरी, यस, ये सब जो है ये सब हमारा सोवरियन पावर है. इसके थ्रू हमारा जो स्टेट है वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है. मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो पुलिस आके तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, जेल में डाल देगा. सो दैट इज़ द सोवरियन पावर ऑफ द स्टेट. मिलिट्री, कहीं वार हो रहा है तो मिलिट्री और आर्मी ये सब जाके ट्राई करेंगे कि वार को स्टॉप करे या फिर वार में अपना योगदान दे. तो ये सब क्या है? सोवरियन पावर. देन द सेकेंड इज डिसिप्लिनरी पावर. सो व्हाट इज डिसिप्लिनरी पावर? दिस इज subtle yet insidious micro politics of power constantly being watched, surveillance society, etc.
So example, present day CCTV cameras installed everywhere which makes us conscious and we are disciplined. So disciplinary part क्या है, अपने आप जो हमारे देश के नागरिक है वो अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, उनको हर वक्त हर जगह पुलिस या लॉ जाके आपको निगरानी नहीं कर सकता है। बट मान लो CCTV कैमरा, अभी मान लो मैं मॉल में गई, यस मैं मॉल में जाके चोरी थोड़ी करूँगी क्योंकि मुझे पता है मॉल में हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है। सो डैट मीन्स आई एम कॉन्शियस, आई नो कि एवरीवेयर CCTV कैमरा इज देयर, सो आई नीड टू बी डिसिप्लिन। ये हो गया एक डिसिप्लिनरी पावर का एग्जाम्पल। दूसरी बात, आजकल वो फिर तुम्हारा आधार कार्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। बायो पावर, बायो पावर मीन्स जो तुम्हारे बॉडी को डिसिप्लिन करता है, यस उसको बोलते हैं बायो पावर। सो बायो पावर में हम किसका एग्जाम्पल देते हैं, आधार कार्ड का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में क्या है, हमारे उंगलियों का निशान है, यस फिंगरप्रिंट्स है, आई स्कैन है, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है इवन योर बॉडी को भी, तुम्हारा बॉडी को भी कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट। जो इमरजेंसी कैंपेन हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम हो गया था, यस आप चाहो ना चाहो ज़बरदस्ती पकड़ के आपको स्टेरिलाइज कर रहे थे, ये सुनो। तो डेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायो पावर। So in his book Discipline and Punishment, that he discusses the new forms of social control of punishment emerged from the coming of capitalist society. So capitalist society के आने के बाद से ये नए नए different types of bio power, disciplinary power, ये सारे पावर आने लगे। बट पहले के टाइम में खाली सोवरेन पावर ही था, बट अभी के टाइम में हम ये डिसिप्लिनरी पावर, फिर तुम्हारा बायो पावर, ये सारे पावर्स भी हम देख रहे हैं। Pivotal to Foucault's investigation of surveillance and discipline is his analysis of the architectural form of an ideal prison called panopticon. So panopticon के बारे में आई थिंक आप लोग ने सुना होगा। So panopticon एक जेल का आर्किटेक्चर है, मतलब यहाँ पे बीच में एक टावर होगा, यस बीच में टावर होगा और चारों तरफ तुम्हारा जेल, मतलब ये छोटे छोटे कैदी, मतलब हर एक सेल में कैद है। तो पहले के टाइम में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, तो उस टाइम पे CCTV कैमरा नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, ये जो बीच में जो टावर है इसी में एक जेलर या कैदी रहेगा और उसकी नज़र वो बीच में ऊपर खड़ा रहेगा तो चारों तरफ जाएगी ना, सबको वो नज़र देख पाएगा, सबको वो देख पाएगा। सो दैट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द पैनॉप्टिकन। सो उसी से मॉडर्न डे सर्विलेंस सोसाइटी आ गया। अभी मॉडर्न डे में यहाँ किसी को खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न डे में CCTV हर एक कमरे में लगा होगा। मान लो जो जेलर है वो कहीं कमरे में आराम से बैठ के भी TV में अपने कैदियों को देख सकता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ पैनॉप्टिकन। सो पैनॉप्टिकन इज़ द बेसिस ऑफ सर्विलेंस फॉर अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पैनॉप्टिकन ही है और उसी से अभी मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में हमारा CCTV कैमरा आ गया, जिससे लोग अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है ना, हर वक्त कोई ना कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है, मतलब कोई ना कोई मुझे देख रहा है, तो मैं खुद क्या हो जाऊंगी, कॉन्शियस हो जाऊंगी और मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। आई विल ट्राई टू एक्ट एंड बिहेव इन अ वेरी, मतलब ठीक ठाक मैनर, यस और नो। सो दैट इज़ नोन एज पैनॉप्टिकन। फिर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के ऊपर भी काम किया है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इज अ 3-volume series of books written between 1976 and 1984. So first volume of the book is entitled an introduction, while the second volume is titled the use of pleasure and the third volume is titled the care of the self. So ये अभी इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट इतना याद रखो कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के ऊपर भी इन्होंने बात किया है, उसमें उन्होंने 3 volumes लिखे हैं। सो ये 3 volumes इसमें मैंने दे दिया। ना फूको ने क्या किया है कि कैसे मतलब सेक्सुअलिटी जो है थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री वो इवॉल्व हुआ है, यस क्योंकि पहले के टाइम में सेक्सुअलिटी वाज वेरी रिप्रेसिव मतलब लोग उसको दबा के रखते थे, रिप्रेस करके रखते थे। यस पहले के टाइम में जो होमोसेक्सुअल लोग होते थे उनको तो हम परवर्टेड बोलते थे, मतलब उनको हम पागल या विकृत मेंटलिटी के लोग बोलते थे। तो इसीलिए होमोसेक्सुअल्स जो होते थे उस टाइम पे, पहले के टाइम में इन द 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी, वो बाहर ही नहीं आते थे, दे वर इनसाइड द क्लोजेट, यस। और ही वॉज कंसर्न अबाउट द सेक्सुअलिटी ऑफ वोमेन, चिल्ड्रेन, मैरिड कपल एंड परवर्टेड पीपल।
सो वोमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, मैरिड कपल और पावर्टेड पीपल मतलब वही जो होमोसेक्सुअल्स होते थे। एंड इतना आई थिंक आप सबको पता है कि जो हमारे फुको है ही हिमसेल्फ वाज अ गे, वो एक गे थे। और ये इनकी फेमस बुक्स है मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी 1954, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी इन द एज ऑफ रीजन 1961, द बर्थ ऑफ क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन 1963, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस 1966, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969, डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ द प्रिजन 1975, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 to 84। सो ये 4 वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम 1 द विल टू नॉलेज, वॉल्यूम 2 द यूज ऑफ प्लेजर, वॉल्यूम 3 द केयर ऑफ द सेल्फ, वॉल्यूम 4 द कॉन्फेशन ऑफ द फ्लैश। ओके, देन और एक थिंकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जुर्गन हार्बमास। तो जुर्गन हार्बमास का जन्म 1929 में हुआ है और अभी तक ही इज़ देयर। और वो हमारे सेकेंड जनरेशन फ्रैंकफर्ट स्कूल में आते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा, क्रिटिकल स्कूल और फ्रैंकफर्ट स्कूल जो 1923 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें तुम्हारे थियोडोर एडोर्नो, मैक्स होकेमर, हार्बर्ट मार्क्यूस, ये जो फेमस थिंकर्स को हम पढ़ते हैं वो उस स्कूल को बिलोंग करते हैं। बट जो हमारे हार्बमास हैं वो जर्मनी के बिलोंग करते हैं और वो सेकेंड जनरेशन फ्रैंकफर्ट स्कूल को वो बिलोंग करते हैं। और इनके फेमस थ्योरीज क्या क्या है, पब्लिक स्पीयर के बारे में बात करते हैं, वेयर वी शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस द आइडियल स्पीच सिचुएशन। पब्लिक स्पीयर मतलब डिबेट डिस्कशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी मान लो पावरफुल और सबॉर्डिनेटेड लोग हर जगह होते हैं, बट ये जो स्पीच मतलब बोलने का जो पावर है वो सबको मिलना चाहिए, वेदर यू आर पावरफुल और लेस पावरफुल, इसके बारे में बात करते हैं। वो कम्युनिटिव एक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, 1 सेकेंड। He talks about communicative action or communicative rationality. Okay, कम्युनिकेटिव एक्शन और कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी के बारे में बात करते हैं। और उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, ये भी आप नोट डाउन करके रख लो। नॉलेज इंटरेस्ट, अच्छा ये ओके, नॉलेज इंटरेस्ट यहाँ पूरा नहीं लिखा है शायद, ओके हाँ यहाँ पे है। Knowledge constitutive interest of the empirical analytical sciences in technical control, the knowledge constitutive interest of the cultural sciences is practical, and the knowledge constitutive interest of the critical sciences is emancipation. So this is only important. Okay, so 3 टाइप ऑफ नॉलेज इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। नॉलेज इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ में जो हमारा नॉलेज है और हमारा इंटरेस्ट है। जैसे मान लो हमें सोशल साइंसेस के ऊपर इंटरेस्ट है या क्रिटिकल साइंसेस के ऊपर इंटरेस्ट है। So this is the knowledge constitutive interest of the critical sciences is emancipation। और जो empirical sciences मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव साइंसेस होते हैं उसमें टेक्निकल कंट्रोल आएगा, और कल्चरल साइंसेस जो होंगे उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। ओके, सो इसके बारे में याद रखना। और ही टॉक्स अबाउट 4 टाइप्स ऑफ क्राइसिस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में 4 टाइप ऑफ क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। क्या क्या क्राइसिस है? इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर उसके बाद तुम्हारा रैशनैलिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, मॉडर्निटी क्राइसिस, रैशनैलिटी क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस एंड मोटिवेशन क्राइसिस। सो इसको याद रखना, इकोनॉमिक क्राइसिस, रैशनैलिटी क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस एंड मोटिवेशन क्राइसिस। सो इसको नोट डाउन करके रखो। फिर वो कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक है उनका पब्लिक स्फीयर और पब्लिक एंड प्राइवेट। सो पब्लिक स्फीयर जो है उसमें स्टेट और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, और जो हमारा प्राइवेट स्फीयर है उसमें वो लाइफ वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा स्टेट और इकोनॉमी है वो आके हमारा जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ है उसको कॉलोनाइज कर देता है, मतलब उसको खा जाता है, तो हमारा पर्सनल लाइफ कुछ रहता नहीं है। तो दैट इज़ द कॉलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड।
द टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म भी उनके हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, वन इज़ लिबरल ऑर्गेनाइज एंड द अदर इज़ पोस्ट कॉलोनिज्म। और उनका ये फेमस स्टेटमेंट है, ही सीज मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। सो वो कहते हैं कि मॉडर्निटी अभी भी फिनिश हुआ नहीं है, मॉडर्निटी अभी भी अनफिनिश्ड है। और पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर के बारे में बात करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बताया आपको। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे एक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारे मैक्स वेबर, टेलकट पर्सन, पेरेटो, ये सब सोशल एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हाबरमास भी सोशल एक्शन के बारे में बात करते हैं, और वो 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट आर दे आर टेलियोलॉजिकल, ड्रामाटोलॉजिकल, नॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेटिव। सो इसको अच्छे से नोट डाउन करके रख लो, टेलियोलॉजिकल, ड्रामाटोलॉजिकल, नॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेटिव। सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन एज डिस्कस्ड बाय हाबरमास। और ये इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स। सो टूवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी 1970, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1971, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1973, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1975, कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1979, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1984, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर 1984, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स 1996, ऑन द प्रैग्मेटिक्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन 1976। ओके, सो इनको आप अच्छे से याद करो। देन नेक्स्ट थिंकर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एंथोनी गिडेंस। और एंथोनी गिडेंस हमारे कॉन्टेम्प्रेरी थिंकर है, क्योंकि इनका जन्म हुआ है 18 जनवरी 1938 एंड इवन नाउ ही इज़ अलाइव। और उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, एंड उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को क्या माना है, जगरनाथ करके बोला है। तो ये एक फेमस वर्ड है जिसको आपको याद रखना है। तो व्हाट इज़ जगरनाथ? जगरनाथ कुछ नहीं है, जगरनाथ इज़ अ पावरफुल मशीन। एक मशीन है जो पावरफुल मशीन होता है, वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में आगे भागता है, और वो अपने रास्ते में जो भी आता है उसको कुचल देता है। तो इसी हिसाब से उन्होंने मॉडर्निटी को भी डिस्क्राइब किया है। मॉडर्निटी भी ऐसा ही है, मतलब इतना जल्दी जल्दी चेंजेस आता है और चेंज लाता है, तो अपने रास्ते में जो भी आता है उसको कुचल के वो आगे बढ़ जाता है। तो उसी हिसाब से इन्होंने मॉडर्निटी को एक्सप्लेन किया है। तो उनके हिसाब से मॉडर्निटी अभी लेट मॉडर्निटी या एडवांस स्टेज ऑफ मॉडर्निटी में अभी हम हैं। और मॉडर्निटी को उन्होंने 4 बेसिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक्सप्लेन किया है, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्विलेंस एंड मिलिट्री पावर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों को याद रखो। और इसके साथ वो कहते हैं कि मॉडर्निज्म को डायनामिज्म मतलब चेंज क्या देता है, ये 3 एस्पेक्ट्स देते हैं। वन इज़ डिस्टेंसेशन, सेकेंड इज़ डिसएम्बेडिंग एंड द थर्ड इज़ रिफ्लेक्सिविटी। यस, दूरी, विघटन और रिफ्लेक्सिविटी। फिर उसके बाद वो रिस्क सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। जो आजकल का मॉडर्न सोसाइटी है वो एक जोखिम समाज है। हम लोगों के ऊपर देखो आजकल मतलब हर चीज़ ट्रस्ट के ऊपर ही मतलब चल रहा है। मैं अब ऑनलाइन कुछ चीज़ मंगाती हूँ, मान लो सामान मैं पहले ही पेमेंट कर देती हूँ, उसके बाद मेरे पास सामान आता है, बट मैं ट्रस्ट कर रही हूँ ना जिसको मैंने पैसा भेजा। क्या पता मेरा जो मैंने पेमेंट किया वो पैसा डूब गया, मेरा वो चीज़ आएगा नहीं आएगा, कुछ भी हमें पता नहीं है, बट स्टिल मैंने पेमेंट कर दिया है। ये सुनो, सो इन हिज बुक मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी ही फोकसेस ऑन द माइक्रो एस्पेक्ट्स ऑफ लेट मॉडर्निटी, स्पेशली द सेल्फ। ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रिलेशनशिप एंड प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे एंथोनी गिडेंस ने दिया है। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, कॉन्फ्लुएंस लव, ये सारे जो टर्म्स हैं ये हमारे एंथोनी गिडेंस के हैं। उन्होंने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी भी दिया है। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी बेसिकली एक ऐसा थ्योरी है जो मैक्रो और माइक्रो दोनों को जोड़ता है। बेसिकली स्ट्रक्चर एजेंसी, तो स्ट्रक्चर क्या है मैक्रो एंड एजेंसी क्या है माइक्रो। सो दोनों को मिला के ये स्ट्रक्चरेशन थ्योरी बना है। और उन्होंने डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है। इट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी ट्रेस। सो ये 3 टाइप ऑफ मेमोरी ट्रेस क्या है, डोमिनेशन, सिग्निफिकेशन, लेजिटिमेशन, विच आर ऑल पार्ट ऑफ आवर एजेंसी। He talks about third wave politics. He calls nation state as bordered power containers. He gave the famous theory of double hermeneutics. So ये की टर्म्स अच्छे से आपको नोट डाउन करके रखना है और इनको अच्छे से पढ़ो। यस, और ये एंथोनी गिडेंस के फेमस बुक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1982, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984,
Modernity and Self-Identity 1991, Capitalism and Modern Social Theory 1971, New Rules of Sociological Method 1976, The Nation State and Violence 1985, Runaway World 1999, Politics of Climate Change 2009, Social Theory and Modern Sociology 1987, Third Way and its Critique 2000, The Class Structure of the Advanced Society 1973, In Defense of Sociology. ओके सो ये इनके फेमस बुक्स हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स मैनुअल कसेल्स. इनका जन्म हुआ था 1942 में और ये भी अभी हमारे कॉन्टेम्प्रेरी थिंकर ही है क्योंकि इनका अभी तक ये जिंदा है. सो मैनुअल कसेल्स इज अ स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट हु इज वेल नोन फॉर हिज ऑथरशिप ऑफ ट्रिलॉजी ऑफ वर्क्स एंटाइटल द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर. सो ये इनका फेमस बुक है. इंफॉर्मेशन एज के बारे में बात करते हैं, ICT. So he is a scholar of information society, communication and globalization. The information society Cassells argues marked by the rise of networks and network society. तो ये सारे की टर्म्स है, नेटवर्क सोसाइटी, इंफॉर्मेशन एज, कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारा हमारा मैनुअल कासल्स के साथ जाएगा. और उन्होंने कुछ टर्म्स भी डेवलप किए हैं जैसे टाइमलेस टाइम, स्पेस ऑफ फ्लोज, स्पेस ऑफ प्लेसेस विच इज सॉ एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल चेंज. जैसे अभी मान लो ये तो चलो रिकॉर्डेड क्लास है बट कभी कभी मैं लाइव क्लास लेती हूँ. तो लाइव क्लास में क्या होता है, मैं तो उड़ीसा में बैठी हूँ, आप लोग इंडिया के कोई भी कोने से बैठे हो, फिर एक ही टाइम में हमारा स्पेस डिफरेंट है, हम लोग अलग अलग स्पेस में हैं बट एक ही टाइम में हम कनेक्ट हो पा रहे हैं. तो हम कौन से स्पेस में कनेक्ट हो पा रहे हैं, वर्चुअल स्पेस में. ऑल्दो फिजिकल स्पेस हमारा डिफरेंट है बट हम वर्चुअल स्पेस में एक ही जगह हैं. सो वो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा टाइमलेस टाइम का. स्पेस ऑफ फ्लो, स्पेस ऑफ प्लेसेस वही चीज़ है जिससे हम, और ये पॉसिबल किससे हो पा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी. ये सुनो. सो देयर इज राइज ऑफ न्यू ग्लोबल इंफॉर्मेशनल इकोनॉमी. सो ग्लोबल इंफॉर्मेशनल इकोनॉमी, he talks about different types of division of labor and the global division of labor that has come up in the information age. He has coined the concept of fourth world. So fourth world करके एक नया टर्म इन्होंने दिया है. सिटी एंड अर्बन प्लानिंग के ऊपर भी इनका काम है. सो ये इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स है. द अर्बन क्वेश्चन एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच 1972, सिटी क्लास एंड पावर 1978, द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अमेरिकन सोसाइटी, द सिटी एंड द ग्रासरूट्स, अ क्रॉस कल्चरल थ्योरी ऑफ अर्बन सोशल मूवमेंट, द इंफॉर्मेशनल सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग एंड अर्बन रीजनल प्रोसेस 1989, नेटवर्क्स ऑफ आउटरीच 2012, Technopoles of the World, The Making of 21st Century Industrial Complexes 1994, The Information Age Trilogy, The Rise of Network Society 1996, The Power of Identity. So ये हमारे मैनुअल कासल्स के इम्पॉर्टेंट बुक है. तो अभी जो हमने ये, अच्छा और भी बुक है, सॉरी, एंड ऑफ मिलेनियम 1998, द इंटरनेट गैलेक्सी, रिफ्लेक्शन ऑन द इंटरनेट, बिजनेस एंड सोसाइटी 2001, The Information Society and Welfare State 2002, Networks and of Outrage and Hope, Social Movements in the Age of Internet Age 2012. So इतने जो थिंकर्स, 6 थिंकर्स हमने पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे ऑल कम अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म. यस, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आएंगे. सो इनको आप अच्छे से नोट डाउन करो, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड टू गेट नोट्स ऑफ दिस क्लास, आप लोग जो मेरा टेलीग्राम आईडी है इसमें ज़रूर ज्वाइन करो, ये इसका लिंक है. प्लस मैं जो आप लोग को ये वीडियो अपलोड कर, वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, इसमें भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तब मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूँगी. एंड डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. एंड अपकमिंग वीडियोस में अगर आप चाहते हो कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर मैं क्लास लाऊं तो वो भी मुझे आप लोग लिख के भेजो. ऑन एनी क्वेश्चन पेपर आप लोग के पास है रिलेटेड टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ सोशियोलॉजी, वो भी मुझे सेंड करो. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.